अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो लोगों के जो अंदाज हैं वो भी बदल रहे हैं, पहनावे भी बदल रहे हैं और खाने भी बदल रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि आज है इंटरनेशनल शेफ़ डे और बहुत सारे शेफ़ जो हमारे साथ हमारे शो पे मौजूद होंगी। इसके अलावा आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से भी बात करेंगे कि किन लोगों में जो है इसका हाई रिस्क होता है। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी से। मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बारे में सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, पैसे खर्च कर रहे होते हैं कि भाई हम अपने आप को गोरा कैसे कर सकते हैं, स्किन वाइटनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी लेकिन ज़बरदस्त सी रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, गोरा होने के लिए, स्किन की शाइनिंग के लिए और इसके अलावा वन टोन होने के लिए। तो आपने करना ये है कि दिन का आगाज़ करना है अच्छे नाश्ते से और नाश्ते में आपने पीना है ये वाला दूध जिसमें अनार मिला हो। इसकी रेमेडी इस तरह से है कि आपने करना यह है कि अनार लेना है, उसके आपने अच्छी तरह उसको चॉप कर लेना है और रात भर आपने उसको दूध में भिगो देना है और फिर सुबह आपने वो दूध छान के पी लेना है। और उसके बाद आप देखें कि आपकी रंगत जो है वो पिंक, वाइट और ज़बरदस्ती चमक आपकी स्किन पे आ जाएगी। तो ये रेमेडी आपने ज़रूर करनी है और ज़रूर बताना है कि क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की क्या सूरत हाल है। मौसम है औसम और अभी वसीम भाई ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। मैं उनसे यही बात करी थी कि वसीम भाई वो वाली सर्दी नहीं आई, लेकिन फिर भी सर्दी आ तो गई है। चलिए जी, शहर कायद का जो मौसम है वो गर्म है और खुश्क है और इसके साथ जो है रातें जो हैं वो खुनकी का शिकार हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, रात के औकात में जो है वो हल्की खुनकी महसूस की जाएगी। इसके अलावा शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल मौसम जो है 11 बजे कैसा रहेगा, 12 बजे कैसा रहेगा, 1 बजे कैसा रहेगा और 2 बजे मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो कुछ थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है ये सारी जो अपडेट्स हैं पॉपअप हो जाएंगी। सो हेयर वी गो नाउ। 11 बजे मौसम 32 सेंटीग्रेड, 12 बजे मौसम 34 सेंटीग्रेड और 1 बजे जो है वो 37 सेंटीग्रेड है और 2 बजे जो है वो 36 सेंटीग्रेड है। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं एक और ख़बर एंड इट्स अबाउट सिंध हाई कोर्ट। क्या होने जा रहा है सिंध हाई कोर्ट में? ज़ाहिर है हेयरिंग्स होंगी और हेयरिंग्स में हैं जी गैर कानूनी तामीरात के मुतालिक हेयरिंग्स हैं, लापता अफराद के मुतालिक हैं और तजावज़ात से मुतालिक जो है दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है और आइनी बेंच के रूबरू जो मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तें होंगी उन पर भी समाअत होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। वैसे एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए मुझे ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही कि किसी कॉलेज से कोई नेगेटिव खबर आई हो, बल्कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेट्स सी ये खबर क्या है एजुकेशन से रिलेटेड। हुकूमत सिंध का तालीमी बोर्ड्स में बेहतरी का आज़म देखा। आई वॉज टेलिंग यू कि बहुत टाइम हो गया, खबरें बड़ी अच्छी है एजुकेशन से। सूबे में 9वीं और 12वीं जमात तक नए ग्रेडिंग सिस्टम लाने पर गौर। सिंध के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड से तजावीज़ और एतराज़ात मौसूल हुए थे। तकनीकी मसाइल हल होते ही सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज किया जाएगा। अच्छा, जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। वैसे ये ग्रेडिंग सिस्टम अगर कर देना अप्लाई तो ये बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए भी और ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये जो हर वक्त के रिजर्वेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, टीचर्स के, ये खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सोने की कीमतें कहाँ पहुँच गई? सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं या सोने की कीमतें कम हो गई हैं? कमी हो गई है सोने की कीमतों में। सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $106 फी ऑन्स सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $106 कम होकर $4252 फी ऑन्स तक गिर गया। अच्छा जी, 10 ग्राम सोना ₹9088 सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोना कम होकर $3,50,756 तक पहुँच गया। 1 तोला चांदी जो है वो ₹231 कमी के बाद ₹5237 पर आ गई है। अच्छा जी, अब एक और ख़बर और बड़ी अच्छी खबर। वैसे भारत से खबरें तो बड़ी अच्छी हैं। जिस तरीके से धुलाई की है ऑसी बॉयज़ ने इंडियन क्रिकेटर्स की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने भारत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में jagah बना ली। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन बनाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद भारत की जानिब से मंदाना ने 88 और हरमनप्रीत ने 70 रन बनाए, मगर टीम हदफ हासिल न कर सकी और आखिरी ओवर में भारत को 14 रन दरकार थे, लेकिन वो सिर्फ 9 रन ही बना सके हैं। अच्छा जी, एक और बड़ा ज़बरदस्त। अब हानिया आमिर के बाद जिस तरह से उनको गुडविल एम्बेसडर जो है मुकर्रर किया गया था UN विमेन पाकिस्तान में, इसी तरीके से अब जो अली ज़फ़र हैं उनके लिए भी एक बड़ा अवार्ड जो है उसके लिए उनको नवाजा गया है। वो है जी कल्चरल आइकन अवार्ड। और पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र को फ़न और सकाफ़त के फ़रोग़ पर पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी ने कल्चरल आइकॉन
अवार्ड से नवाजा है और उन्होंने अपनी फाउंडेशन के ज़रिए तालीम और सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए भी काम किया। और अली ज़फ़र ने कहा है कि फ़न जो है वो दिलों को जोड़ने की ताकत रखता है और सरहदों से बालातर होता है। तो जनाब ये सारी खबरें हैं और जिस तरीके से इस वक्त में एक बहुत बड़ा हॉट इशू है इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम का, कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है जनाब उसने किया क्या है, उसने ये किया है कि सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। जो लोग बड़े अरसे से वेट कर रहे थे कि विराट आएंगे और रोहित आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा पर्थ की पिचेस पर, तो पर्थ की पिचेस पर तो भुड़ता निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के जो नए क्रिकेटर्स हैं यानी ऑस्ट्रेलिया की जो बी टीम है उसने इंडिया की ए टीम को ढेर कर दिया। शुभमन गिल कुछ ना कर सके, विराट कोहली कुछ ना कर सके, रोहित कुछ ना कर सके। पूरे इंडिया में ये क्योस फैल रहा है कि जी ये इन्होंने क्या किया, क्योंकि घर के शेर जो होते हैं वो घर में तो खेल लेते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा है ना, हैया किया और छक्का मार दिया, लेकिन यहाँ पर हैया नहीं चला। ये दुबई की पिचेस नहीं थी, ये स्पिनिंग ट्रैक नहीं था और ना ही ये इंडिया की पिचेस थी, ये थी पर्थ की पिचेस, जहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और बाकियों की जो परफॉर्मेंस थी, जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, वो खुलकर सामने आई और इंडिया में इस पर उठ रहे हैं बड़े सवालात। इस पर होगी बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वसीम भाई हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं वसीम भाई, ठीक ठाक हैं आप? अच्छा वसीम भाई ये बताएं, फास्ट फूड खाते हैं आप? बिल्कुल खाते हैं। शौक से खाते हैं? शौक से। सही। अच्छा जी, फास्ट फूड खाने वालों के लिए ना खबर ये है कि कराची में फास्ट फूड, बिरयानी सेंटर्स और होटल्स में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। मतलब आप सोचें, मेरे जैसे लोग या बाकी और लोग जो फास्ट फूड के शौकीन हैं उनका क्या जो है ना वो हाल हो रहा होगा ये खबर सुन के। तो जी गुलबर्ग पुलिस ने मूसा कॉलोनी रेलवे फाटक के करीब एक गोदाम पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और वहाँ से 80 किलो से ज़ायद मुज़र सेहत मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया। अब ये जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं अनवर वल्द इदरीस उर्फ बंगाली और कमाल वल्द मन्नान, इन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि वो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त कम कीमत पर मुख्तलिफ फास्ट फूड और बिरयानी सेंटर्स को सप्लाई करते थे। पुलिस और सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि मालूम किया जा सके कि ये गैर कानूनी कारोबार कब से जारी था। प्रॉब्लम ये है कि ये कारोबार कब से जारी था ये तो पता करें और आगे भी इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन जो लोग यहाँ से ये फास्ट फूड लेके खा रहे थे उनके मेदों का, उनकी ज़िंदगियों का, उनका क्या हशर हुआ होगा आप सोचें। देखिए पहले तो मैं तो ये कहूँगा कि जो इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक ऐसी सज़ा दी जाए कि जो ना सिर्फ इबरतनाक हो बल्कि दूसरों के लिए सबक का बायस बने कि किसी को किसी की सेहत के साथ खेलने का जो है वो हक नहीं देने चाहिए। और जो 2 अफराद जो मुल्ज़िमान हिरासत में लिए गए हैं उनसे तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उन रेस्टोरेंट्स और उन जो होटल्स हैं या फिर वो जो फास्ट फूड के जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उन पर भी जो है वो छापे मारने चाहिए कि ये इनसे मुर्गियाँ क्यों ले रहे थे। ठीक है। अच्छा मैं चूँकि ख़ुद फास्ट खाने पीने के शौकीन हूँ, मेरी सेहत से तो ऐसा नहीं लगता होगा लेकिन मैं खाने पीने के शौकीन ज़रूर हूँ। लेकिन मैं खाने पीने के मामले में थोड़ा सा क्या कहते हैं हसास हूँ, चूज़ी हैं। चूज़ी के साथ साथ हसास ये इसलिए हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं पहले ये करता हूँ कि कौन सा खाना जो है वो आपकी सेहत के लिए मुफीद है, कोई ऐसा ना हो कि वो अनहाइजेनिक हो जाए आपके लिए। हाँ। तो हमें खाने पीने के मामले में थोड़ा सी एहतियात भी बरतनी चाहिए और बिलखुसूस जो ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि गुंजानाबाद इलाकों में या फिर मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम है, जो कि सस्ते बर्गर और सस्ते चलें इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेकिंग है हमारे नाज़रीन के साथ में शेयर करते हैं। साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। अभी वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जानते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से। उसामा अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? सबा देखें इस वक्त जो है वो आग को लगे हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ये एक केमिकल की फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें जो है वो कलर वगैरह पेंट वगैरह जो है वो बनता था। नीचे जहाँ बेसमेंट में आग लगी है वहाँ फॉर्म
रखा हुआ है। आग जो है वो इस वक्त भी बरकरार है और बेसमेंट में जो है वो आग भरी हुई है। हैवी एस्केलेटर की मदद से जो है वो यहाँ पर नीचे बेसमेंट को जो है वो तोड़ा गया है ताकि रास्ता बन सके और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पाने के लिए जो है वो इकदाम किए जा सके। सूरत हाल बहुत ख़राब है और अंदर बेसमेंट में जो है वो शदीद धुआं भरा हुआ है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 7 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं, जबकि 2 वाटर बाउज़र भी मंगोपीर रोड जो है वो बनारस की जानिब से जो रोड आता है वली का चौरंगी और हबीब बैंक चौरंगी की जानिब जो रोड जाता है उस पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। आग, खुशकिस्मती की बात यह है कि अब तक कोई जानी नुकसान की इतना नहीं है, लेकिन आग अगर मजीद ऊपर की जानिब फैलती है तो आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। इस वक्त बेसमेंट में जो है वो आग बरकरार है और बेसमेंट में पानी भी भर गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू वर्कर को जो है वो अंदर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और धुआं भी शदीद है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर से भी हटाया जा रहा है और दीवार भी जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है। इसलिए आसपास से लोगों को जो है वो कोशिश की जा रही है कि हटाया, वरना अगर आग ऊपर की जानिब फर्स्ट फ्लोर की जानिब जाती है तो खुदा ना खास्ता दीवार गिर सकती है वो। अच्छा उसामा, ये बताइए क्या कहना है अभी रेस्क्यू एहलकार का कि कितनी देर तक सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए, कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग को मजीद फैलने से रोका जा सके, लेकिन तकरीबन 7 से ज़ायद गाड़ियां यहाँ पर काम कर रही हैं, जबकि वाटर बाउज़र भी से जो है वो मदद ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है आग को मजीद फैलने से रोका जाए। जो अंदर की जानिब से जो है वो बेसमेंट का रास्ता एक ही है, इसलिए बाहर की जानिब से नीचे जो दीवार है उसको तोड़ा गया है और बेसमेंट में जो है वो पानी डाला जा रहा है। बाहर की जानिब से फायर फाइटिंग की जा रही है। अभी जो है वो रेस्क्यू वर्कर का यही कहना है कि कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि नीचे जो फॉर्म मौजूद है उसमें आग मौजूद है और जो बेसमेंट में पानी भरने की वजह से रेस्क्यू टीमें भी जो है वो अंदर की जानिब नहीं जा पा रही हैं और धुआं भी शदीद है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उसामा। अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन के रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे जल्दी से जो है ये मामला कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जब भी सर्दियाँ होती हैं ना तो इस तरह के वाक़यात ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्पेशली जो लकड़ियों का कारोबार करते हैं लोग, वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वसीम भाई हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे थे कि जो गोश्त है, यानी जो लोग फ़ास्ट फूड खाते हैं, अब इस तरह से इंकशाफ हुआ है कि फ़ास्ट फूड में जो मुर्दा मुर्गियाँ हैं उनके गोश्त को इस्तेमाल किया गया है। माई क्वेश्चन इसकी, एक तो जब ये सारा कुछ हो रहा था उस टाइम क्रैकडाउन नहीं किया गया, चलें देर आया दुरुस्त आया, आपने पकड़ लिया, क्रैकडाउन किया, बट जिन लोगों ने ये फ़ास्ट फूड खाया है, जिनके मेदों में प्रॉब्लम हुई है, जिनकी सेहत ख़राब हुई है, उनके लिए क्या कंपनसेशन है? क्योंकि जब आप लोगों को पकड़ लेते हैं, जब आप क्रैकडाउन करते हैं, तो इसके ज़िम्मे में वो इंसानियत, वो तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े या जो लोग भी फ़ास्ट फूड खाते हैं, उनका क्या कसूर था, उनको कौन कंपनसेट करेगा? ये इस बारे में बात क्यों नहीं होती कि भाई अगर किसी रेस्टोरेंट से, किसी शॉप से किसी भी इंसान को नुकसान हुआ है, उसने कोई मुज़रे सेहत चीज़ खाई है, तो आप देखिए पाकिस्तान से बाहर उन लोगों को भी कंपनसेशन मिलता है, उन लोगों को भी कंपनसेट किया जाता है, उन लोगों के लिए भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो आप देखिए कि अब उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हमारे यहाँ ये बात नहीं की जाती है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी फ़लाँ जगह पर खाना मुजरे सेहत था, 4 लोग खुदा ना खास्ता हलाक हो गए, 2 ज़ख्मी हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है, दैट इज़ इट। उनको कौन पूछेगा जिनके प्यारे चले गए? उनको कौन पूछेगा जो है ना सेहत की ख़राबी के बायस हॉस्पिटल में एडमिट है? अच्छा सबा, मैं कलेक्टिव बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक मिसाल दी जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस, परहेज़ इलाज से बेहतर है। देखें, मैं तो जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरुआत में कहा कि यानी सख्त सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को भी जो है वो एहतियात ऐसे बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग, हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जिंगर 180 रुपये का ज़बरदस्त शानदार, 150 रुपये का जिंगर, 120 रुपये का जिंगर, यानी कि वो प्राइस कम करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखें, जहाँ पे प्राइस कम होती है तो लोगों को, उनकी छठीस को फ़ौरन ऑन हो जाना चाहिए कि यार ये अगर सस्ता जिंगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ है
कि इसको यकीनन चिकन कहीं ऐसी गलत जगह से मिल रही होगी, सस्ती मिल रही होगी, या फिर अनहाइजेनिक चिकन मिल रही है। तभी देखिए, लोगों को ये सवाल अपनी सेहत के लिए जो है ना वो सोचना चाहिए कि अगर ये बंदा चिकन दे रहा है, अगर ये बंदा चिकन बिरयानी फलां के मुकाबले में इतनी सस्ती दे रहा है तो क्यों दे रहा है? हाँ। इसमें ऐसा क्या है कि ये सस्ती दे रहा है? हम लोग जो है वो सस्ते को देख के जो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। वो सही बात है कि अगर हम इंटरनेशनल या फिर अच्छी फूड चेन में जाते हैं, वहाँ पे जो फास्ट फूड है वो महंगा ज़रूर है। हाँ। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम इनकी बात करें, या मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि यार फलां जगह पे तो महंगा है, हम यहीं से खा के जो है ना अपनी फैमिली के लिए ले जाते हैं। उसके बाद अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ ऐसे फास्ट फूड भी हैं जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का जो है वो ख्याल नहीं रखते, उसको बिल्कुल भाई चिकन बन रही है, बाज़ जगह तो चिकन को धोया भी नहीं जाता। चूँकि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मैंने खुद बहुत सारे रेड्स में देखा है कि किचन जो है उसकी हालत नागुफ्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किचन उसकी हालत नाकिस होती है। और जहाँ पर भी अगर कोई सस्ती चीज़ मिल रही है तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कर लिया करें कि बाय वन गेट वन फ्री अगर है तो वो क्यों है और किस लिए है। क्या वो कोई बड़ी चेन है, या फिर कोई छोटे रेस्टोरेंट है, या फिर वो प्रमोशन है, या फिर वो कोई इस तरह से कोई ट्रिक है। तो डेफिनेटली खाना जब भी आप ऑर्डर करते हैं या खाने जाते हैं, जिस जगह से भी लेते हैं, उस जगह को ज़रूर चेक किया करें। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से और एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने मुल्क से बाहर बैठे हुए भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होता है और स्टूडेंट जो हैं उनकी तरफ देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज ऐसी ही ज़बरदस्त इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, हसान मोहसिन, जो कि कनाडा में मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम हसान, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि हसान, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है, तो व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्वियसली टू बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट बनने का शौक तो बचपन से, वो तो जब मैं छोटा था तो तब भी जो है हम लोग उस पिंडी में रहते थे, तो मैं जब भी पजल्स या गेम्स लेता था हमेशा स्पेस से रिलेटेड लेता था। तो मुझे याद है वहाँ पे कुछ खास स्टोर्स, हम हमेशा वहाँ जाके सेम शॉप्स पे जाके जो है एस्ट्रोनॉट के लिए ढूंढते थे। तो वो तो शौक बचपन से ही है, लेकिन उस वक्त आइडिया नहीं था कि पाकिस्तानी होके कैसे उस रास्ते को फॉलो करना है। तो जब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का मौका आया तो मैंने सोचा कि ज़मीन से भी पढ़ सकता हूँ, ऊपर जाने की तो ज़रूरत नहीं है नेसेसरली। तो उस वक्त मैंने फिर चुना कि मैं एस्ट्रोनॉमी पढूं। और यहाँ यूनिवर्सिटी टोरंटो में मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके दौरान मैंने जो है काफ़ी जो है क्लब्स में हिस्सा लिया, काफ़ी जो है कॉन्फ्रेंसेज, और उसके ज़रिए मुझे इंस्टीट्यूट मिला, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज। तो ये एक ऐसा खास इदारा है जिसमें पूरी दुनिया से वो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और आप उनके साथ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के रिलेटेड कोर्सेज और कर सकते हैं, और वो सबके लिए ओपन है। सही, सबके लिए ओपन है। अच्छा, जिस तरीके से आपने ये ज़बरदस्त काम किया है, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और इस फील्ड में मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, हमें आप पर बहुत फ़ख्र है। वहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपकी तरह इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको जो है वो अपनी स्टडीज़ करनी चाहिए? आप अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ज़रूर बताएँ ताकि लोगों को पता चल सके कि वो भी अगर इस राह पर जाना चाहते हैं तो दे कैन फॉलो यू। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो है अगर आपको इस तरह के फील्ड में जाना है तो इट्स अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट कि आप साइंस को बहुत अहमियत दें। और मेरा बैकग्राउंड एस्ट्रोफिजिक्स में है, तो मैंने जो है एस्ट्रोनॉमी और जितने प्रोजेक्ट्स किए वो या एस्ट्रोनॉमी या थियोरेटिकल फिजिक्स में थे। और इसमें भी मैं इंकरेज करूंगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, लेकिन ये आप समझ के जाएं कि ये फील्ड ज़्यादा एकेडेमिया और रिसर्च रिलेटेड है। तो अगर आपको रिसर्च का शौक है तो दैट्स ग्रेट। अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का शौक है और आपको स्पेस की तरफ जाना है तो आप जो है एरोस्पेस या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और इस तरह के फील्ड भी देख सकते हैं। हाँ। और अगर आप जो है अभी यंग है हाई स्कूल में, तो और अभी शायद यूनिवर्सिटी का मौका नहीं आया, तो आप घर पे बैठ के सीख भी बहुत सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। हाँ। और आप नासा की वेबसाइट पे जाके सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स को ढूंढें और वो आप फ्री में एक्चुअल नासा के प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। और नासा स्पेस एप्स जो है हर साल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैकाथॉन्स, उनमें आप अपनी टीम बना के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में। सही। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने क्या किया, आपका क्या बैकग्राउंड था, आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, वहाँ कब गए और अभी जो आप जिस स्पेस प्रोग्राम में हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है, और ये जो मतलब खला में सारी चीज़ें हो रही होती है जिसको देख के लोग बहुत इंप्रेस हो रहे होते हैं और बहुत इंजॉय भी कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें हसान।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है मैं तो लाहौर में पैदा हुआ था। हाँ। फिर पाकिस्तान के अंदर हमने थोड़ा बहुत मूव किया, थोड़ा टाइम फिर पिंडी में रहा, और फिर हम वापस लाहौर आए, थोड़ा टाइम कराची में, तो इधर उधर हमने बाउंस किया। हाँ। लेकिन जब मैं कोई 7-8 साल का था तो फिर हम लोग जो है सऊदीया मूव कर गए मेरे अब्बू राइट। की जो वजह से। हाँ। और वहाँ पे हाई स्कूल कंप्लीट, यूनिवर्सिटी के लिए मैं कनाडा गया। ठीक। और वहाँ पे यहाँ जैसे मैंने बताया था कि कॉन्फ्रेंसेस, और उसमें बहुत मैंने हिस्सा लिया। हाँ। और मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप अगर यूनिवर्सिटी में, तो आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें जिनका सेम इंटरेस्ट है। आप ऐसी इंटर्नशिप्स और रिसर्च पोजीशंस को भी ढूंढें। और जब मुझे पता चला IIS का जो मेरा ये इदारा है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग से रिलेटेड वाला, हाँ। तो उस वक्त मुझे यही ख्याल था कि शायद अभी इतनी तैयारी मेरी नहीं है, और मेरे पास वीज़ा भी नहीं था। तो 1 साल मुझे लगा वीज़ा लेने में, और उस 1 साल के अंदर मैंने जो है फिर काफ़ी कोशिश की कि मैं स्कूबा डाइविंग लाइसेंस लूँ, तो वो भी मैंने लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोनॉट रिलेटेड कोर्सेज के लिए, आपको हमेशा स्कूबा डाइविंग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। आप अगर पायलट लाइसेंस ले सकें तो हाँ। मैंने भी जो है पायलट लाइसेंस की जद्दोजहद की, वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप कोई भी जो है मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग चीज़ें अपने आप को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं, जैसे मैराथन रनिंग, स्कीइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। ये सारी जो है एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा हसन, जिस तरह से आपने ये सारी बताई कि ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है, वहीं ज़रा आप ये बताएं कि आपका ये जो स्पेस प्रोग्राम है, अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं, ये कब तक कंपाइल हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी जो है इन्होंने मास्टर्स डिग्री ये लोग ऑफर करते हैं, तो मेरा प्लान है कि इन्हीं के साथ मैं मास्टर्स डिग्री करूं स्पेस सूट इंजीनियरिंग में। हाँ। और लेकिन इस इंस्टीट्यूट के साथ आप जो है स्पेस सूट रिलेटेड बहुत रिसर्च और काम कर सकते हैं। इनके कोर्सेज हैं स्पेस रोबोटिक्स, स्पेस मेडिसिन, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग, पोस्ट लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस, और इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीजें जो और किसी इदारे में नहीं है। अच्छा। और मेरा इस वक्त आइडियल केस ये है कि मैं इनके साथ मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद सारी जो है हैवी रिसर्च और स्पेस सूट डिज़ाइन में जाऊं। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, इस फील्ड में जाना, स्पेस को एक्सप्लोर करना, या फिर जिस तरह से आप जिन सब्जेक्ट्स में हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्हें शौक तो बड़ा होता है, लेकिन एक तो उनको अवेयरनेस नहीं होती कि उनको क्या करना चाहिए। अब आपने बताया कि पाकिस्तान से भी बैठ के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो बैच है उसमें कितने पाकिस्तानी और कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग हैं? और ये भी बताएं कि इसमें जो करियर है, यानी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो करियर है वो क्या है, और ह्यूमैनिटी के लिए ये कितना बेनिफिशियल है? Definitely, I think humanity के लिए long term it's kind of necessary कि at some point हमें मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनना पड़ेगा। हम सिर्फ अर्थ के लिए नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। हमें जो है और अपॉर्चुनिटीज को भी ढूंढना है, और इस सारे कंट्रीज इस वक्त फंडिंग स्पेस की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमें जो है अगर अपने कंट्री के लिए बेहतरी चाहिए तो हमें सैटेलाइट और लॉन्च कैपेबिलिटी चाहिए। इसके लिए जैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फैक्टर है एग्रीकल्चर। हमें सैटेलाइट चाहिए ताकि एग्रीकल्चरल और क्रॉप मॉनिटरिंग हो, हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी हो, और जो है नेटवर्किंग या टेलीकम्युनिकेशंस के भी सैटेलाइट। इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं कि पाकिस्तान को स्पेस इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए। साथ में जो है क्या कहते हैं, इस इदारे के थ्रू आप अगर जो है एक्चुअल स्पेस में जाना चाहते हैं, तो इस वक्त थोड़ा अर्ली स्टेज है। इस वक्त सारी कंपनी जो है डेवलपिंग स्टेज में हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान जो है स्पार्को और एयरफोर्स के थ्रू लोग भेज रहे हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ एक बंदा भेजेंगे, और अभी अपॉर्चुनिटीज एजेंसी के थ्रू लिमिटेड है। तो आप कमर्शियल की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि आप स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक, आप उनके साथ आप जा सकते हैं एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट। लेकिन उनके लिए आपको पेलोड स्पेशलिस्ट होने की जरूरत होगी। इसका मतलब ये है कि आप जीरो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स हैंडल कर पाएं, तो वो आप इस इदारे के थ्रू आप सीख सकते हैं, और उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हैं इन स्पेस एक्स जैसी कंपनीज के लिए। सही। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये आपको सीखना होता है ना कि आप ज़ीरो ग्रेविटी के अंदर किस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। हमने आपकी बहुत सारी फुटेजेस देखी जिसमें आप उसी ग्रेविटी में आई गेस मौजूद थे, और आपके जो बैजेस थे या दीगर चीज़ें थी वो खला में ऐसे जैसे कि मूव कर रही थी। थोड़ा सा ये बताएं ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि एक्चुअल में जो है वो हमारी बल्कि फुटेज में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहना चाहिए कि खला में उड़ रही हैं, या फिर वो ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से जो है वो मूव कर रही हैं। ये एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है ना उन लोगों को जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाना चाहते हैं, और वो लोग जो बैठ के दूर से देखते हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा था?
बिल्कुल सबसे करीब स्पेस का एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि आप एक्चुअली में जीरो ग्रेविटी महसूस करते हैं। हाँ। तो इसका और कोई जो है सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत यूनिक था, क्योंकि इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो है एक प्लेन को 20,000 फुट की बुलंदी पे ले जाके इंजन ऑफ कर देते हैं हाँ। और उसको जमीन की तरफ 20 सेकंड के लिए गिरने देते हैं। ओके। और उस 20 सेकंड के अंदर आप जो है बेवजनी होके आप अपनी सीट से उठ जाएंगे, हर चीज हवा में तैरना शुरू हो जाएगी और उसमें आप अपने फिजिक्स के तजुर्बे कर सकते हैं या कोई भी साइंस तजुर्बा। हाँ। और उन सेकंड के बाद जो है आप वापस इंजन ऑन करके जो है प्लेन का एंगल बहाल करते हैं। और लेकिन जब वो ट्रांजिशन हो रही होती है तो उन 20 सेकंड से पहले आपको हाइपर ग्रेविटी में जाना होता है। इसका मतलब ये है कि अच्छा। आप जब ऊपर जा रहे होंगे हाँ। तो आप अपनी सीट में दब जाएंगे कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त आप सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, आपके हाथ पांव भारी हो जाते हैं। तो वो मेरा सारा फोकस था उसको बर्दाश्त करने में। और अच्छा। फिर जब जीरो ग्रेविटी में ट्रांजिशन होती है तो इतनी झटके से होती है, इतनी अचानक होती है हाँ। कि मुझे यकीन नहीं आया कि वाकई में जीरो ग्रेविटी में। उस वक्त तो एकदम मैं सीट से उछल के बाहर आया, सीट बेल्ट पहना हुआ था वरना मैं सीधा जो छत की तरफ जाता। तो सही। उस वक्त फिर मैंने डंडा उतारा और छोड़ा और हाँ। वो हवा में तैरना शुरू किया। और उसको देख के पहले तो बहुत फखर का लम्हा था उसको देखना, सही। और उसके बाद फिर वाकई में यकीन आया कि अब जीरो ग्रेविटी में हूँ। बिल्कुल, ये यकीन करना पहली दफ़ा बड़ा मुश्किल हो गया होगा ना कि आप ज़ीरो ग्रेविटी में हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इस चीज़ से बड़ा ज़्यादा जो है वो इंस्पायर हो रहे होते हैं और यही चीज़ बड़ी एक्साइटमेंट के लेवल को भी हाई कर देती है लोगों के। अच्छा, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं ना, उनका आम परसेप्शन ये है हसन कि नहीं, शायद स्पेस में या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए या एस्ट्रोनॉट के करियर में शायद पाकिस्तानी जो है वो नहीं जाते होंगे। माशाल्लाह, यू आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। पूरे पाकिस्तान को आपके ऊपर फ़ख्र है। ये बताएं कि लोगों की आसानी के लिए कि ये कितना आसान है और स्टडी कितनी मुश्किल है, और क्या ये बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम ये चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आसान होंगी, लेकिन क्योंकि हमको शौक है। और इस वक्त जो है आपको अगर नासा ट्रेनिंग पे जाना है तो उसके लिए आपको अमेरिकी होना जरूरी है। अगर आपको अमेरिका में स्पेस कंपनी से काम करना है तो आपको अमेरिकी सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड की जरूरत है। Okay. इस वक्त जो है पाकिस्तानी होके एस्ट्रोनॉट बनना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे पास ऑलरेडी हमारी एक जो है पाकिस्तानी थी, नमीरा सलीम, जो वर्जिन गैलेक्टिक के साथ अभी 2-3 साल पहले ऊपर गई थी। तो पहला हमारा हो चुका है। हाँ। मेरे साथ इस इदारे में मैं एक अकेला पाकिस्तानी मर्द हूँ, हमारे साथ एक और हैं डॉक्टर सुंबल मुश्ताक। ठीक। तो हम अकेले हैं इस वक्त जो बहुत एक्टिवली इस फील्ड की तरफ जा रहे हैं, सही। लेकिन हमें चाहिए कि और भी लोग इसमें जाएं। ये थोड़ा सा जैसे अगर आप इस इदारे के साथ कोर्सेज करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव, क्योंकि आप इस वक्त आप कोर्सेज अपनी पॉकेट से पे कर रहे होंगे, इनके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज कम है। अच्छा। तो आप जो है इट विल गो इन द थाउजेंड्स ऑफ यूएस डॉलर्स। सही। लेकिन ये जो आप ये आपको सारा एक टाइम पे फुल टाइम नहीं करना, आप जो है आहिस्ता आहिस्ता वन कोर्स एट अ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब ये ख्यालात का इजहार किया, घर वालों को बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि यूजुअली लोग कहते नहीं नहीं ये तो कुछ खतरनाक भी हो सकता है, इट कुड बी डेंजरस, और क्या फैमिली से क्या रिएक्शन था? आई थिंक काफ़ी यूनिक फील्ड है, तो शुरू से ही ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि जब मैंने बताया कि मैं जो है यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहता हूँ, हाँ। तो पहले एक थोड़ा सा डाउट था कि इसमें पता नहीं इस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, और दैट्स फेयर। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे और उनको ये भी आइडिया था कि मुझे हमेशा एस्ट्रोनॉट बनने का शौक है, और मैं बचपन से ही मतलब डेयर डेविल एटीट्यूड है। हाँ। तो मुझे हमेशा से ही जो रिस्की एक्टिविटीज़ का शौक है। तो जब मैं पहली दफ़ा प्लेन उड़ाया, पहली दफ़ा स्कूबा डाइविंग करने गया, तो मेरी अम्मी जैसे पहली दफ़ा स्काई डाइविंग करने गया, तो मैंने जो अपनी हमारी फैमिली ग्रुप चैट पे तस्वीर भेजी कि मैं भी स्काई डाइविंग करके आऊँ, तो मेरी अम्मी थोड़ा सा डर गई कि या अल्लाह पहले बताया नहीं। हाँ। और लेकिन जो है उसके बाद सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, और जब इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन हुआ तो बहुत खुश थे, क्योंकि इसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम पाकिस्तानियों का हुआ है, तो फ़ख्र का लम्हा था। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्राउड फील होता है कि पाकिस्तानी जो है वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पहला एक्सपीरियंस कैसा था? आसान? इस इदारे में एंट्री होने का या माइक्रोग्रेविटी? नहीं, जब आपने स्टडी चूज़ की थी और पहली दफ़ा आप गए थे। ओह, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, ये सच की बात है, क्योंकि हाँ। कोई भी फील्ड सेलेक्ट करके जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हाई स्कूल से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हाँ। है, लेकिन आप इंजॉय भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपने फिर इस फील्ड को चुना है। आप वाकई में पैशनेट होंगे, और जितना भी मुश्किल हो आप और इस फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, आपके प्रोफेसर से आपकी बातचीत ज़्यादा होगी, तो आप जो है आपके कनेक्शंस भी अच्छे बनेंगे और आप उस फील्ड में वाकई में एक्सेल करेंगे। तो मुश्किल था लेकिन एंजॉयबल था। चले जी,
बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही अच्छा पढ़िए, आगे जाइए और पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। तो जनाब ये थे हसन मोहसिन, जिनको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे भी हैं। और डेफिनेटली जब हमारे स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर जाके किसी और कंट्री में इस तरह की स्टडीज़ करते हैं, जिन स्टडीज़ में हार्डली स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं और पढ़ते हैं या फिर वो इन स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये तो सोचना भी किसी आम पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए तो सोचना भी ऐसा है कि वो ये सोचने के बाद शायद उसके दो दोस्त जो हैं या दो फ्रेंड्स जो हैं वो ये कहेंगे अरे नहीं ये तुम कैसे कर सकते हो, ये तो कुछ फील्ड ही नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और हमें इस तरह के लोगों पर जो है वो फ़ख्र है। वसीम भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई, कैसा लगता है आपको कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, इनफैक्ट कोई भी जब पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो कितनी खुशी होती है बहैसियत कौम, ऐसा लगता है जी हमारा सर भी जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया। जी बिल्कुल, बहुत खुशी होती है और सिर्फ खुशी ही नहीं होती हाँ। बल्कि दिल से खुशी होती है। और हाँ। हसन मोहसिन जो है ये यकीनन हमारे लिए एक फ़ख्र हाँ। की अलामत है हाँ। कि बीइंग अ पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट हाँ। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही। और आज से पहले तक तो मैंने कभी ये सुना नहीं था कि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट भी हैं। लेकिन आज इस यंग लड़के को देख के बहुत खुशी हुई। हाँ। और इसकी जो जर्नी है वो बहुत इंस्पायरेटिंग है, इंस्पायरेशन रखती है। यकीनन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हाँ। तो इसने कोशिश की, अल्लाह पाक ने जो है वो इसका हाथ पकड़ा। हाँ। और इसको उसके मुकाम तक ले गया जहाँ तक इसको जाना था। और यकीनन ना सिर्फ इसमें इसके वालिदैन की जो है दुआएं हैं बल्कि इसकी स्ट्रगल भी है। और इसने जो अपनी ये डेयरिंग की है इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। हाँ। और हसन मोहसिन ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पाकिस्तान में जो स्पेस की सोसाइटी है हाँ। उसको फ़रोग देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाँ। पाकिस्तानी जो है वो अल्लाह पाक ने उनको ख़ास सलाहियतों से जो है वो नवाजा है। अगर हम एयरफोर्स में चले जाएँ तो एयरफोर्स में भी जो टेस्ट होता है जो बताया गया है वो बहुत मुश्किल टेस्ट होता है। और अगर इंटरनेशनली उस टेस्ट में पाकिस्तानी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी उस टेस्ट के हवाले से मुनफरिद जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस कमी जिस चीज़ की है वो है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और अगर हमारे स्टूडेंट को इस तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। और आपके सामने ही बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं इंक्लूडिंग हसन मोहसिन। चलिए जी, शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है स्टूडेंट्स के हवाले से, बात हो रही है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि लोगों को शायद पता नहीं है या फिर हम अवेल नहीं करते। जैसे कि अगर आपको कोई कह दे कि जी आपने पानी के अंदर जाके कोई रिसर्च करनी है तो लोग कहेंगे कि नहीं 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 भाई, कोई ऐसी जॉब ढूंढो, कोई ऐसा काम करो जो कोई बेहतर हो, जिसमें हालांकि उसमें उनके पैसे भी बहुत सारे हैं उस जॉब में और उनका जो है वो एक कहना चाहिए ना विजन भी बढ़ जाता है, नॉलेज भी बहुत है और वो डिफरेंट भी है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के कामों के लिए ना लोग शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं होते या जहनी कबूल नहीं करता कि यार हमारे यहाँ से भी कोई एस्ट्रोनॉट बन सकता है, हमारे यहाँ से भी कोई स्पेस के बारे में स्टडी कर सकता है, या हमारे यहाँ से भी कोई जाके अंडर वाटर जो है वो नॉलेज हासिल कर सकता है या कोई इसके कोर्सेज कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो है ना वो फील्ड सर्टन है, मतलब लड़की है तो उसने डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, या उससे ज़्यादा अब मतलब वो इंजीनियरिंग की तरफ चले जाती हैं या उन्होंने कोई स्पोर्ट्स में चली गई, दैट इज़ इट। इससे हटके अभी भी माइंडसेट नहीं है लोगों का। वसीम भाई जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्पेस साइंसेस के हवाले से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या यंगस्टर्स की बात करें तो उनकी जो तादाद है वो इंतहाई कम ही जो है वो मालूम होती है और दिखती है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो नफ्सा नफ्सी का दौर है, दूसरी यानी सर्टेन जैसे कि आपने फील्ड्स की बात की कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, फलाना हो गया, IT हो गया, बस इसी सेक्टर्स में इसी सेक्टर्स में जो नौजवान तबका है वो फंस के रह गया है। इसी तरीके से अगर बात करें एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस साइंसेस के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा और दिलचस्प जो है वो ना सिर्फ सेक्टर है बल्कि इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसमें भी जो है वो इसको फ़रोग़ दिया जाए और पाकिस्तान किस तरीके से स्पेस जो साइंस है उसमें काम कर सकता है, किस तरीके से जो नौजवान तबका है वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकता है, किस तरीके से हम इस सेक्टर में रहते हुए अपनी एक शनाख्त आलमी सतह पर बना सकते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि अभी हमारा एक कामयाबी हासिल हुई है
वो इस कामयाबी की हम ये कह सकते हैं कि मिसाल है, ज़िंदा मिसाल है कि पाकिस्तानी जो है वो इस सेक्टर में भी जो है वो अपना यानी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। और जो सेटेलाइट का कल परसों तजुर्बा किया गया है, ये इंतहाई अहम और वक्ती ज़रूरत थी, क्योंकि बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम लोग मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। तो मैं आपको इस आपके मॉर्निंग शो के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि ग्लोबली जो है, जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो हैज़र्ड के तौर पे अब सामने आया है। तेज़ी से दुनिया का जो है वो मौसम तब्दील हो रहा है। और ये जो स्पेस का जो सैटेलाइट के हवाले से जो तजुर्बा किया गया है, इसकी मदद से जो है वो हम पाकिस्तान के हवाले से जो मौसमियाती तब्दीली रूनुमा हो रही है किसी हद तक उसका जो है वो पता लगाने में कामयाब हो सकेंगे। सही, बिल्कुल। और ये जो बात करें ना बसीम भाई, ये इस तरह से कि पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला की जानिब जो है वो रवाना किया गया है। और ये जो है पाकिस्तान का परस्पेक्टिव सेटेलाइट है। अच्छा जी, सेटेलाइट की 2 माह तक जो है वो इन ऑर्बिट टेस्टिंग जारी रहेगी। अच्छा, जो सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। ये सेटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती ख़तरात की बरवक्त निगरानी के लिए मुआविन साबित होगा। ये मिशन पाकिस्तान की कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का अहम संग मील है और साल 2025 में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट होगा। अच्छा, ये इस तरह से जो हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, ये बड़े बेनिफिशियल रहते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, विजन लोगों का बढ़ता है और ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्टडीज़ भी आ जाते हैं जो हमें पहले नहीं पता होते और बाद में पता चलते हैं और फिर हम उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि इस तरह के तजर्बे और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कौम के लिए? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेटेलाइट भेजा गया है खला में, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत, मैं ये समझता हूँ कि मददगार साबित होगा। अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलमी सतह पर बहुत तेज़ी से जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा, एक अहम बात यह है कि आप हैरत करेंगी, जो माहिरीन माहौलियात हैं इंटरनेशनली, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर है। ठीक है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ से उठने वाला ऐसा धुआं या ऐसी आलूदगी जो कि माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान मुतासिर होता है। और हमने कुछ सालों में देखा है कि पाकिस्तान में जो कुदरती आफात हैं, बिलखुसूस सैलाब की सूरत में या फिर बारिशों की सूरत में वो नज़र आती हैं। तो यकीनन इस सैटेलाइट सिस्टम की मदद से जो है वो हम किसी हद तक कामयाब हो सकेंगे कि जो मौसमियाती तब्दीली है और जो कुदरती आफात हैं वो किस हद तक आ सकती हैं, किस हद तक वो डैमेजेस कर सकती हैं। अल्लाह ताला को ज़ाहिर बात है कि कुदरती आफात तो अल्लाह पाक भेजता है, लेकिन अल्लाह पाक ने ही कहा है इंसान को कि इल्म हासिल करो, इल्म के ज़रिए से फिर जो है वो दुनिया को एक्सप्लोर करो। तो यकीनन ये सैटेलाइट सिस्टम ना सिर्फ पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं उनकी महारत का शाकार है, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुआविन साबित हो सकेगा। पाकिस्तान मेरी तो उम्मीद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ना बहुत मुआविन साबित होगा। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से ना आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कौम है उसको भी पता होता है कि भाई आप साइंस की फील्ड में भी कुछ कर रहे हैं, आप एडवांस जो उसमें भी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि यूजुअली अब जो टाइम है या अब जो स्टूडेंट हैं या अब जो लोग हैं ना वो इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी आपने जैसे देखा कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी टैलेंट मौजूद था, हसान मोहसिन। इसी तरह से ना अब स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को स्टडी करें, इन तमाम तर चीज़ों की तरफ बढ़ें। और जब भी ऐसा कोई तजर्बा किया जाता है तो आप यकीन करें वो स्कूल, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है कि ये क्यों किया गया और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं और आगे ये कब तक कंटिन्यू होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, और उन बातों में है आपकी सेहत के हवाले से भी बहुत सारी बातें और हैं रेमेडीज़ भी बहुत सारी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, अब बात करते हैं स्किन केयर की, अब बात करते हैं वज़न कैसे घटाएंगे, अब बात करेंगे कि आप खूबसूरत कैसे नज़र आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम जिक्र कर लेते हैं
प्याज के हवाले से। और आपको पता है कि हम अपने सेगमेंट में ज़रूर ऐसी रिसर्च रखते हैं जो कि आपके काम आए और हैरानकुन भी होती है और आपके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्याज के हवाले से। यूँ तो प्याज बहुत सारे जो है वो लोगों को पसंद होती है, सैलेड में भी यूज़ होती है। इसके अलावा अगर हेयर की बात करें तो हेयर रेमेडी में भी प्याज जो है उसका बड़ा कमाल है। लेकिन ये रिसर्च जो है ये क्या कह रही है, ये ज़रा जानिए। तो जनाब, रोज़ाना प्याज खाएं, सेहत पाएं। रोज़ाना एक कच्ची प्याज खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये कई बीमारियों से आपको महफूज रखती है। प्याज कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर मुतवाज़िन रखकर दिल के दौरे का ख़तरा कम करती है। अच्छा, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अच्छा जी, इसके अलावा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर बनाकर शुगर कंट्रोल में मदद देता है। याददाश्त और तवज्जो में बेहतरी लाता है ये, यानी ये प्याज की बात हो रही है। अच्छा जी, बालों को मजबूत और जल्द को साफ़ रखती है और फाइबर हाजमा बेहतर करता है जो इसके अंदर मौजूद होता है, और कब्ज़ में भी जो है वो कमी होती है। तो जनाब, प्याज खाएँ, सेहत बनाएँ, और सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो प्याज खाते रहें। अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी जो वज़न है वो कैसे कम होगा। अच्छा, वज़न कम करने के लिए बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आप डाइट जो है वो प्रॉपर करें, आप जिम जाएं, थ्रू आउट आप जो है वो गर्म पानी पिएं। लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि वज़न घटाने के लिए आप चिया सीड खाएं। और किस तरह खाने हैं और ये क्या रेमेडी है, ये ज़रा सुने। अब आपने करना ये है कि एक गिलास नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 खाने का चम्मच चिया सीड लें। 10 से 15 मिनट के लिए फिर आप उसको छोड़ दें ताकि ये जो चिया सीड्स हैं ये फूल जाएं। अच्छा, उसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच लीमू का रस शामिल करना है। अब इसमें आपने ये करना है कि अगर आप चाहें तो आधा चाय का चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी स्वाबदीद है। ये मशरूब रोज़ाना नाश्ते से पहले या रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने जो है वो पीना है। वज़न तेज़ी से कम होगा, भूख कम लगेगी, डिक्रीज़ कर देगी आपके एपेटाइट को, जिसमें तवानाई बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जल्द आपकी साफ़ और चमकदार होगी, कब्ज़ और गैस के मसाइल जो हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो जनाब, ये है फ़ायदे चिया सीड के, ये आपने खाना है और ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसा लगा फ़ायदा। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं वो आजकल क्या कर रही हैं। अच्छा, पर्सनली मुझे ना इन सब के शूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये जो ड्रेसेस पहनती हैं इससे हमें बड़े सारे आइडियाज़ जो हैं वो भी मिल जाते हैं कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं वो किस तरह के कपड़े पहन रही है, आजकल कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है। तो सजल अली का जो ये शूट है, वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। दुनिया भर में इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो ख़वातीन हैं या जिन लोगों को भी ये तकलीफ़ होती है उसके हवाले से वो उसकी प्रिवेंशन भी करें और इसके क्या चांसेस हैं कि ये क्यूरेबल है या नहीं है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आयशा मुश्ताक मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सर सैयद हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक्चुअल में ये होता है कि जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है शायद ऐसी डिज़ीज़ है जो कि सिर्फ बुढ़ापे में होती होगी या बहुत ज़्यादा जो एज्ड होते हैं उनको ये होता होगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बेसिकली है क्या और क्या इसके रिस्क फैक्टर जो हैं वो किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ये सर्टन काइंड ऑफ एज में ही ये होता है? बिल्कुल सबा, देखें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आज 20 अक्टूबर हमें पता है कि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हम लोग मनाते हैं जी। और जो भी डे हम मनाते हैं, चाहे वो थैलेसीमिया हो, डायबिटीज़ हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो उसके मनाने का मकसद ये होता है कि बेसिकली एक अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। एक जनरल पॉपुलेशन में, आम आवाम में उसकी बारे में एक आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस हो ताकि लोग उसको पहचान सकें, उसके बारे में जो है वो मालूमात ले सकें और उसको प्रिवेंट भी कर सकें। अगर उनको कोई बीमारी है तो वो उसका ट्रीटमेंट भी कर सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है हड्डियों की जिसमें हड्डियां हमारी जो है वो बुरबुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, बेसिकली अंदर से कमज़ोर होने लग जाती हैं। जैसे आप देखें हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी है ना, उसकी बुनियाद जो है वो हमारी हड्डियों के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है। ये एक इमारत है, जैसे कोई भी इमारत होगी उसकी अगर बुनियाद मजबूत होगी तो वो सही तरीके से खड़ी होगी और अगर बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो ऑब्वियसली वो खड़ी नहीं रह पाएगी, जल्दी गिर जाएगी। इसी तरह से एक ह्यूमन बॉडी है ना, एक स्केलेटल उसका जो है वो बुनियाद है, उसकी हड्डियाँ जो है उसकी बुनियाद होती हैं, तो उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उसी हड्डियों पे खड़े होकर हम सीधे
खड़े हो सकते हैं, हमें चलने फिरने के काबिल बनाया जाता है। अगर वो हड्डियाँ अंदर से बुरबुरी हैं, कमज़ोर हैं, खोखली हैं, तो ऑब्वियसली हम जो एक हेल्दी इंसान नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। अब आपने जो मुझे सवाल किया कि यूजुअली लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि बुढ़ापे की बीमारी है, हाँ। ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बुढ़ापा आता है या स्पेशली हमारी जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं जिसमें अगर पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद तो ये बीमारी होती है क्योंकि हार्मोनल डिक्लाइंस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है हमारी आम जो यंग बच्चियां होती हैं, टीनेज होती हैं, उनके अंदर भी ये बीमारियां हैं और मर्दों के अंदर भी होती अच्छा है। ठीक है, ये आपने कहा जो मेनोपॉज का टाइम होता है उसके टाइम पर तो उसके बाद इसके इफेक्ट्स आते हैं और ये होता है, लेकिन जो आपने टीन एज लड़कियों के हवाले से बात की ना, उनके हवाले से बताएं कि टीन एज लड़कियों को ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो सकता है? मतलब आम परसेप्शन तो यही है कि इट कैन नॉट हैपन। बिल्कुल, इसकी देखिए बेसिक कॉज ये होती है कि जो हमारे आजकल की जनरेशन है ना, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा। ठीक है ना, वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो हड्डियों के अंदर से हमारी जो कैल्शियम होती है उसके रिजॉर्प्शन को बेसिकली कम कर देती है, सही। उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। सही। दूसरा, उनके अंदर आप देखिएगा कि वो दूध भी नहीं लेते हैं डेली बेसिस पे, योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पनीर नहीं लेते हैं, फिश नहीं लेते हैं, तो एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं। सही। और जो टीनेज है ना, उनमें अगर पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ हो जाएं हाँ। तो उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं जो विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी कराते हैं। और आप देखें, हम तकरीबन पेशेंट का जिनका विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल कराते हैं, हाँ। तो तकरीबन लोगों का विटामिन डी लेवल कम ही होता है। सही। ठीक है ना। तो विटामिन डी जो है हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। सही। तो इसीलिए उसका बेहतर तरीके से उसको दूध का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट्स लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो उसमें फिर उनको कमी के चांसेस कम हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजार सकते हैं जो नॉर्मल थी? क्योंकि जाहिर है इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है उस शख्स के लिए, उस खातून के लिए जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। सब देखें, जो ऑस्टियोपोरोसिस है हाँ। ना, वो इनक्योरेबल नहीं है। हमने अच्छा। बचपन से सुना हुआ है कि हाँ। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी है और क्योरेबल डिजीज़ भी है। सही। बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसकी प्रिवेंशन करें, उसको होने ही ना दें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, हाँ। कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप लेना शुरू करें, डेली की एक्सरसाइज लें, डेली की जो वो 30 मिनट्स की वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और 20 मिनट्स की धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली हाँ। सुबह के टाइम पे। अगर 10 बजे से लेकर और 12-1 बजे की जो धूप लेते हैं हाँ। हम 20 मिनट्स, उसमें हमारा विटामिन डी लेवल इंक्रीज़ होता है, हाँ। जो हमारी कैल्शियम को बढ़ा देता है। सही। ठीक है ना। तो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो भी गया है, बेसिकली तो ये कि उसकी अलामात क्या होती हैं। यूजुअली ये एक साइलेंट डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम साइलेंट थीफ भी कहते हैं, Silent कि thief भी कहते खामोश हैं, yes। चोर है, हाँ, कि इसका सही। पता नहीं चलता। क्या होता है कि जो है वो, अगर आपको कोई चोट लग गई, कोई गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, कोई मामूली सी भी अगर चोट लगी हाँ। है तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। और यूजुअली या तो हिप बोन में हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइन में हो जाएगा, हाँ। रिस्ट जॉइंट में हो जाता है, तो उस पर हमें फिर पता चलता है कि पेशेंट जो वो ऑस्टियोपोरोसिस की है, बहुत जल्दी जो वो प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर के लिए। और इसके लिए हमारे पास टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। हम यूजुअली इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना। अच्छा, अभी जैसे आपने इससे पहले बताया कि लोग डाइट का ख्याल नहीं रखते, विटामिन डी की तो हमेशा से कमी नज़र आती है, तो विटामिन D3 और विटामिन B12 के कमी की वजह से भी ये होता है? विटामिन D3 की कमी की वजह से होता है हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस, कि विटामिन D3 आपकी बॉडी में कम है, हाँ। तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होना देगा। सही। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेनोपॉजल वुमेन है तो उसमें हमारा हार्मोन जो ईस्ट्रोजन होता है ना, हाँ। वो बहुत बेसिक रोल प्ले करता है हार्मोन रेगुलेशन के लिए। ईस्ट्रोजन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं ना, हाँ। उसमें बेसिकली 2 तरह के सेल्स होते हैं। हाँ। एक हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो हड्डियों के सेल्स को तोड़ते हैं, सही। और एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो हड्डियों के सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट, बनाते हाँ। हैं। तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब सही। हड्डियों को बनने में हेल्प करता है। हेल्प करता अब है। जैसे ही मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद ईस्ट्रोजन लेवल एकदम से फॉल हो जाता है, कम हो सही, जाता है, सही, जिसकी बिल्कुल। वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हाँ। ठीक है ना। और अगर विटामिन डी लेवल भी कम हो गया तो वो कैल्शियम को आपको नहीं अच्छा, absorb होने चलिए, देगा। ये तो हमने बात की ना, आपने टीन एज के लोगों के हवाले से भी बताया, जो एज्ड हैं विमेंस, उनके हवाले से भी बताया, मेनोपॉज की भी आपने बात की। ये बताएं कि हड्डियों का भुरभुरापन
हड्डियों का चटकना या हड्डियों का टूट जाना, क्या ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की ही बीमारी के अंदर आता है या ये कोई अलग डिजीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस में ही आता है। ये Basically ऑस्टियोपोरोसिस में ही कहते आता है, हैं ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस हाँ। क्योंकि पोरस बोन्स हो जाती हैं, भुरभुरी हाँ, हो जाती हैं। हाँ। आप यूँ समझेंगे जैसे एक लकड़ी है, हाँ। एक लकड़ी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, ठीक है, लेकिन अगर उसको धीमा खाना शुरू कर दे तो ऊपर हाँ। से वो ठीक है, लेकिन अंदर से भुरभुरी खोखली हो जाती है, खोखली हो उसको जाती ज़रा सा भी कुछ लगे तो वो टूट जाती हाँ। है। तो डॉक्टर bone आयशा, वैसे ये हैं। हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का टूट जाना या हड्डियों का अंदर से कमज़ोर हो जाना, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरीके से जो है वो हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है? क्या भुरभुरी हड्डियों को जो है वो वापस उसकी शेप में लाया जा सकता है? देखें सबा, सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की कि आप इसकी प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन आप करें। डाइट बहुत अच्छी रखें और हाँ। इसके लिए तरीका ये होता है कि अपनी टीनेज से ही अगर हम अपनी हड्डियों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे सही। तो आगे स्टेज में आके ना हमें ये बीमारी कम होने का चांस होता है। सही। ठीक है ना, क्योंकि जो 30s की डिकेड होता है ना, हाँ। थर्ड डिकेड ऑफ द लाइफ जिसमें 30s में होते हैं, हाँ। उसमें हमारी हड्डियों के अंदर मास जो है वो ज़्यादा बनता है, सही। हड्डियाँ जो वो जल्दी रीबिल्ड हो जाती हैं। हाँ। तो उसमें आपको दूध लेना, कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही। ठीक है, एक बार अगर आपकी जो हड्डियों में कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, बिल्कुल हाँ, ट्रीटेबल है। उसके treatable लिए है। मेडिसिन भी हमारे पास हाँ, अवेलेबल हैं और टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल सही। हैं। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, आपने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं आपकी बात समझ गई कि आपने कहा जी ठीक है आप इस नौबत तक पहुंचने ही ना दें, बट माय क्वेश्चन वाज कि अगर कोई इस नौबत तक पहुंच गया है तो उसके लिए क्या ये इलाज मुमकिन है या फिर उसको कोई सर्जरीज की तरफ आप लोग लेके जाते हैं, या सिवियरिटी की मैंने आपसे बात पूछी थी कि उसका क्या है फिर? देखिए, इसके लिए सर्जरी की तरफ नहीं नहीं जाते हैं जाते, अनटिल एंड अनलेस कि हाँ पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर, हाँ, फ्रैक्चर उसी हो सूरत गया पे तो ना कि उसमें हड्डी तो का टूट obviously जाना, आप वही, ऑर्थोपेडिक हाँ। के पास जाएंगे, आपको हाँ। हड्डी जुड़वानी होगी या प्लास्टर प्लास्टर होगा। लेकिन अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस्ड हो गया है हाँ। टेस्ट के ऊपर या स्कैन के ऊपर, तो फिर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। इसका ट्रीटमेंट मेडिकली पॉसिबल है, अच्छा, जिसके लिए हमारे सही। पास बिस्फॉस्फोनेट्स आते हैं हाँ। जो कैल्शियम के अंदर रिजॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं हड्डियों के अंदर। इसके अलावा अगर कोई मेनोपॉजल है तो उसमें हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं, अच्छा। जिसको HRT कहा जाता है। हाँ। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। सही। कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि हमें पता है कि डेली रिक्वायरमेंट जो हमारी कैल्शियम की होती है ना, हाँ। वो एक एडल्ट में 1000 मिलीग्राम पर डे और जो मेनोपॉजल वीमेन होती है उसमें 1200 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए होती है। सही। इसी तरह से जो विटामिन डी है वो 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होना चाहिए होता है, तो वो हमें डेली सप्लीमेंट लेनी पड़ती है, तो उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ये सिचुएशन आई नहीं, आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाए नहीं, उसके लिए ये है कि आप डाइट अच्छी रखें, उसके लिए ये है कि आप दूध का इस्तेमाल करें, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि खाई जा सकती हैं जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सके? बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है वो ये मैसेज ज़रूर हाँ। कन्वे करना चाहूँगी। जो डाइट है उसमें हमारे पास मिल्क जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर होते हैं, जिसमें सही। हमारे पास कैल्शियम और विटामिन डी होता है। हाँ। दूध है, योगर्ट है, पनीर है, फिश हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसमें जो पीनट्स आते हैं, हाँ। मूंगफलियाँ, उसमें भी आपके जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने की सलाहियत मौजूद होती है। सही। इसके अलावा जो है आप डाइट के अलावा अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्स आप ले लें। आजकल मेडिसिन भी हैं कैल्शियम की, विटामिन डी की। हाँ। और अगर बहुत सीवियर कमी हो जाती कुछ है लोग तो इंजीर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक रहता है? वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो हाँ। भी आपकी सेहत के लिए है। सही। लेकिन अंजीर ज़्यादा आपके ब्लड के लिए अच्छा ब्लड होता के है, लिए, हाँ, कि वो सही, ब्लड ब्लड के लिए को अच्छी। इन्हांस करता है। और इसके अलावा आप डेली की एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं घर के काम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द एक्सरसाइज। हाँ। आप जो है वो डेली की वॉक कीजिए एटलीस्ट हाँ। 30 मिनट्स की, सही। वो आपकी एक्सरसाइज है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपकी एक्सरसाइज में आता है, वो कीजिए। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं हम। रनिंग कर सकते हैं? रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग सही। कर सकते हैं, हाँ। ये हमारी एक्सरसाइज में आता है। सही। और दूसरा, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो कोशिश करें कि उसको अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू हाइट उसको नॉर्मल करने की कोशिश करें। सही। क्योंकि बहुत कम वेट होता है, हड्डियों के ऊपर से अगर गोश्त नहीं होगा, उसका मैस नहीं होगा, हाँ। तो उसमें जल्दी जो वो फ्रैक्चर के चांसेस होते फ्रैक्चर के हैं। चांसेस होंगे। अच्छा, ख़वातीन की सेहत के हवाले से बताएं कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल एक तो रखती नहीं है, और अगर रखें तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डाइट में क्या लेना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और कौन से मल्टी विटामिन्स खाने चाहिए जिससे उनका रंग भी गोरा हो, हड्डियाँ भी मजबूत हों, आँखों की बिनाई जो है वो भी जितनी है उतनी रहे, मज़ीद ना गिरे या बेहतर हो जाए, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए। ये सब चीज़ें बताएं ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन को कौन से मल्टीविटामिन खाने चाहिए और कौन सी एज से खाने चाहिए?
जो आपका सवाल है कि कौन सी एज से खाना हाँ। चाहिए, तो वो टीनेजर कर देना चलिए जी। चाहिए, अपना ख्याल करना चाहिए, हाँ। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हाँ। ठीक है ना। आप टीनेजर से अच्छी डाइट लें, अपनी रोज़ाना दूध का इस्तेमाल कीजिए, हाँ। रोज़ के एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास दूध आप ज़रूर पीजिए। योगर्ट का इस्तेमाल करें, पनीर का इस्तेमाल करें, मछली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। और जब आप टीनेजर से ही ख्याल रखना शुरू करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप जब 40 इयर्स 50 इयर्स तक पहुंचते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर इतना कैल्शियम विटामिन डी का स्टोरेज होता है हाँ। कि वो बहुत जल्दी आपको जो है वो क्योंकि गिरने वो नहीं टीनेज देता। से तो इतना खा नहीं पाते ना। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग कहाँ खा पाते थे, वो ये ना लेकिन मल्टीविटामिन काउंसलिंग खा पाते करनी- थे ना कोई और चीज, मतलब यही होता था कि बस भाग दौड़ ये सारी चीजें यही थी। वजह है कि जो हम आज बैठे हैं यहाँ पर यूनाइट हुए हैं वर्ल्ड तो उन लड़कियों को थोड़ा के लिए। मैसेज देना कि वो क्या अभी से अपनी डाइट में जो है वो चीजें इनटेक अपनी रखें ताकि ये प्रॉब्लम ना। अपनी डाइट में देखें वो दूध का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, अच्छा, डेयरी सही। प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। हाँ। और कोशिश करें कि जो जंक फूड्स हैं उसको ख़त्म कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसको लेना ख़त्म करें। सॉफ्ट ड्रिंक ना बहुत जल्दी आपकी हड्डियों को बुरबुरा कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। बुरबुरा कर और देती हैं, आजकल जो जनरेशन जाती है जंक फूड की तरफ है, सॉफ्ट हाँ। ड्रिंक की तरफ है, विच इज़ नॉट गुड। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा हमारे शो पे आई और आज हमें पता लगा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो क्यूरेबल है, उसका इलाज हो सकता है। बर वक्त इलाज कराएं, लेकिन उससे पहले आप उस तरफ जाएं ना, उससे पहले जो है वो आप अपनी डाइट जो है वो बेहतर रखें। बस इतना सा आपने करना है, अच्छा खाना है, थोड़ा सा दूध पी लें, कोई मल्टीविटामिन खा लें, ताकि आप इस मुसीबत से जो है वो बच सकें। और बहुत सारे लोगों के लिए अवेयरनेस ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, टीन एज से ही मल्टीविटामिन खाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं अभी तो फलां छोटा है, उसको विटामिन की ज़रूरत नहीं है। विटामिन की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज डॉक्टर की सजेशन के साथ मल्टीविटामिन ज़रूर खाएं। शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे शेफ़ से। और आज देखते हैं कि हमारे शेफ़ जो हैं हमारे लिए क्या कुछ बना के लाए हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल शेफ़ डे है और आज तो फिर भाई ढेर सारी बातें होंगी हमारे शेफ़्स के साथ में। हमारे साथ रहिए, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो भाई दुनिया भर में आज शेफ़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को खाने बहुत पसंद है और शेफ़ जो हैं वो अब शेफ़ से ज़्यादा ना सेलिब्रिटीज़ हैं। यकीन करें, लोग इनको इतना फॉलो करते हैं, इनकी रेसिपीज़ पूछने के लिए इनको इतना पसंद करते हैं कि ये जो शेफ़ है ना, दे आर बिकम सेलिब्रिटीज़ नाउ। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं कि ये सारा सिलसिला कुकिंग का एंड ऑल दैट ये कब से शुरू हुआ। तो ये फ्रेंच सिस्टम था जहाँ से ये ओवरऑल शुरू हुआ, लेकिन दुनिया का जो पहला सेलिब्रिटी शेफ़ था वो था जी मैरी एंटोनी। और ये मैरी एंटोनी साहब जो हैं ये मॉडर्न हॉटे कुजीन के जो हैं वो फाउंडर भी थे, और उसके बाद फिर इनसे ये सारी चीज़ें आगे निकली और ये पहले सेलिब्रिटी शेफ़ थे। और उससे पहले अगर हम जाएं तो वो फ्रेंच सारा सिनेरियो था एंड ऑल दैट, बट उससे भी पहले अगर बात करें तो फिर वहाँ पर ये होता था कि जो कुकिंग स्टाइल था वो डिफरेंट जगहों पर होता था, या फिर लोगों के साथ उस तरह से बिहेवियर जो है उसके इशूज़ थे। लेकिन राइट नाउ दे आर शेफ़ एंड इक्वल टू सेलिब्रिटीज़, और ये किसी सेलिब्रिटीज़ से कम नहीं है। और हमारे शो पर भी जो है वो आज दो बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं शो में। हमारे साथ हैं शेफ़ किरण और हमारे साथ हैं शेफ़ अंजुम ज़िया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा किरण और अंजुम, आज आप लोगों का दिन है भाई, तो मैं चाहती हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप लोग बातें करें और आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये कितना ज़बरदस्त लगता है कि हर बंदा आप लोगों को फॉलो करता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने घर में ही ना शेफ़ बन जाए, और अगर उसको मौका मिले तो घर बैठे जो है वो कुकिंग करे और लोगों को इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ बनाए या खाने बना के दे। आप लोग अपनी जर्नी बताएं कि आप लोगों ने कब से स्टार्ट किया और कैसे मतलब ये शौक हुआ कि भाई शेफ़ बनना चाहिए। और आपसे भी मैं पूछूंगी, किरण आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है ना, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं उसको कहीं बैक ऑफ माइंड उसका चलता आ रहा होता है, बचपन से ये चीज़ होती है। मुझे ये पता है कि मुझे जब आई वॉज इन माई टीन एज, मुझे कुकिंग का शौक तब शुरू हुआ था। अच्छा। और मैंने काफ़ी कुजीन जो है ट्राई किए थे। उस वक्त चाइनीज़ बड़ा नया इन हुआ था, हर कोई बनाता नहीं था। मैंने चाइनीज़ कुजीन आप समझे अर्ली 2000 में सीखा है मैंने ये। सो वहाँ से चलता आ रहा था। फिर उसके बाद जो बिजनेस प्रॉपर स्टार्ट लिया है, इट्स बीन 7 years। सही। 2019 में मैंने ये स्टार्ट लिया था बेसिकली। तो स्टार्ट लिया उसको और स्टडी किया और आगे बढ़े, कुछ बड़ों से सीखी चीज़ें, कुछ मॉडर्न चीज़ें ली, कुछ स्टडी किया कि क्या किस तरह से नई चीज़ें वेरिएशन होती है, फ्यूजन क्या होता है। उस तरह करते करते फिर अब ट्रेनिंग पर आ गए, बच्चों को ट्रेनिंग देने लगे। तो बहुत चीजें जो है वो एक्सपीरियंस है। हाँ जी, वो चेंजेस आ और जाते अब भी हैं। लर्निंग प्रोसेस है कि भाई अभी भी सीखना है। सीखने का अमल तो हमेशा आपका, कभी सीखने का अमल तो किसी भी फील्ड में रुक ही नहीं सकता। आप रोजाना
खुद कुछ ना जी कुछ हाँ। सीखते हैं, अपने आप से भी सीखते हैं, दूसरों से भी सीखते हैं, अपने काम से भी सीखते हैं। कुकिंग में भी कई सारी ऐसे पॉइंट आते होंगे, मोमेंट आते होंगे जहाँ आप रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अंजुम, आप बताएं आपकी जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी यूँ ऐसे स्टार्ट हुई कि वैसे तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी, सब कहते थे बहुत अच्छा। जिस दिन मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास ने जिस दिन मेरी डेट फिक्स करने आई, वो बिरयानी नहीं खाती थी और उस दिन मैंने अपने घर की कैटरिंग सारी मैंने खुद की थी। अच्छा। तो जब वो उनको पता चला कि मैंने बनाया तो उनको बहुत पसंद आया, कह रही मैं कभी बिरयानी नहीं खाती थी और आज मैंने बिरयानी खाई, अंजुम ने बनाई बहुत सास मजे के डर की। से आप शेफ बनी हैं? नहीं, डर से नहीं या इम्प्रेस करने के लिए? डर से तो नहीं बनी, लेकिन वो खुद बहुत शौकीन भी थी, बहुत अच्छा खाना बनाती भी थी, खाती थी। पर ये तो घर की कहानी थी। जैसे भी आप शेफ बनी, बड़ा ही जबरदस्त हुआ। वो कहते हैं ना हम कि जिस तरह से भी जो कुछ बन जाता है ना, उसको अगले बंदे का शुक्रगुजार ही होना चाहिए कि उसकी वजह से कोई पॉजिटिव काम किया आपने। और आप यकीन करेंगे बड़ा ही पॉजिटिव काम है। किरण, ये बताएं एक अच्छा शेफ जो होता है वो कैसा होता है? देखिए, हमारा जो है फील्ड, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑनलाइन भी अगर पढ़ेंगे ना, हम लोग बड़ा दिखाते हैं इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट, ठीक है, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों में परफेक्शन चाहिए होती है। हमारा पेशेंस इसलिए लूज होता है कि हमें जो है चीज़ परफेक्ट चाहिए। हम अगर कोई कस्टमर आ रहा है, कोई चीज़ लेने के लिए आ रहा है, तो इट शुड बी वेल प्रेजेंटेड, वेल यू नो टेस्ट। ठीक है, तो वो उसके लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, और टाइम मैनेजमेंट कि आपको 10 मिनट का अगर टाइम मिला है तो 10 मिनट में वो आपने चीज़ प्रिपेयर करके एट एनी कॉस्ट आपने देनी है, तो उसमें हमारा पेशेंस लूज हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सीखा है कि हर जगह पे पेशेंस लूज नहीं किया जा सकता है। तो अच्छा शेफ वही है जो पेशेंस के साथ भी काम करे, सब्र का मुजाहरा करे, जबान को बंद करके काम करे, जरा डांट जरा कम लगाए और अच्छा काम करके दिखाए। तो ये मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पेशेंस लूज कर देती हूँ जब किचन में काम कर रही होती है। बड़ी केटरिंग होती है, कमर्शियल केटरिंग होती है, असल में उसमें आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि आपका एक नाम है। और फिर डेफिनेटली लोग कहते हैं कि भाई अगर किरण से हमने केटरिंग करवाई है या किरण से हमने कोई खाना बनवाया तो डेफिनेटली उसमें तो फिर परफेक्शन होगी। ऑल्दो कि 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम आप करीब तरीन पहुंचते हैं और परफेक्शन देने की कोशिश करते हैं। अंजुम, आप बताएं अच्छा शेफ जो है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो उनके अंदर सब्र का मादा होना बिल्कुल, सब्र का मादा होना चाहिए। और जब आप खाना बनाए या बहुत अच्छे दिल से काम करें, दिल से काम करें। हाँ, सही। आप दिल से काम करेंगे तो खाना भी अच्छा बनेगा, खाने वाले पे इंप्रेशन अच्छा आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है ना अंजुम कि आप जैसे पाए बना रही हैं या आप कोई और ऐसी कोई सालन बना रही है, कोई डिश बना रही है, वो उस तरह नहीं बन रही जैसे आपको बनानी है और क्लाइंट का आपके ऊपर प्रेशर है, उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम में तो फिर आपको कोई खुद माइंड सेट करना होता है कि हमने ऐसा क्या काम करना है, दिमाग को कूल करके सोचना कि वो उसको और वेरिएशन दे और मजे का बन जाए, ताकि वो जो हमारे क्लाइंट हैं या हम आपके गेस्ट भी आए तो उनको भी पसंद आना चाहिए, घर के मेंबर को भी पसंद आना चाहिए, क्योंकि घर के मेंबर को पसंद आएगा तो आपकी चीजें आगे जाएंगी। अगर घर के मेंबर को पसंद नहीं आए तो फिर आपकी चीजें आगे नहीं जा सकती। घर के मेंबर्स को ना खाना खिलाना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इस तरह से है कि वो बेचारे कुछ कहते नहीं है, जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके सब खा लेते हैं, और मुश्किल इस तरह से है कि अगर कोई डिश खराब हो जाती है ना तो खवातीन ही कहती है कि भाई फला बंदा तो खाते ही ऐसे, उसको तो खाने का स्टाइल ही ऐसा है, अगर थोड़ा नमक तेज है तो फला तेज नमक करके खाता है। लेकिन जब शेफ की बात आ जाती है ना तो घर वाले भी फिर नहीं छोड़ते, लोग कहते हैं भाई आप तो बहुत प्रोफेशनल हैं, चले आम खातून तो जो है वो नमक खाने में तेज कर सकती हैं, उनसे कोई ऊपर नीचे हो सकती है, मुर्गी जो है वो ज्यादा गल जाए या मुर्गी ना गले तो ये तो आम खातून तो कर सकती हैं। लेकिन शेफ अगर अपने घर में गलतियां करें और शेफ से कोई डिश अगर गलत बन जाए तो इनके घर वाले जो है वो इनको क्या कहते हैं, ये जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो शेफ से अगर घर में कोई गलती हो जाए तो घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं? मेरे घर वाले तो बड़े मुश्किल हैं। और कोई चीज़ उनको समझ में आना बहुत मुश्किल होती है। हाँ, फैमिली की जब केटरिंग जब होती है, घर की जब दावत होती है, सब जब वावा करते हैं तो घर वाले वावा कर देते हैं, लेकिन जो डेली का जब खाना होता है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ की जरूर जो कहते हैं ना कमी बेशी बताते हैं, वो फिर कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। मैं तो दाल ही हूं। बिल्कुल। आप बताएं आपके घर में क्या होता है भाई? अच्छा, मेरे घर में मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ ओके चलेगा, कभी इस तरह भी हो तो, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं आज ये चीज
इतनी मजे की नहीं बनी जितनी फला दिन बनी। हाँ, और जबकि अम्मी के हाथ का खाना पूरी दुनिया खा रही है, तारीफें कर रही है, क्लाइंट्स खुश हो रहे हैं, लेकिन घर वाले जो होते हैं ना वो ये थोड़ा सा प्रिविलेज नहीं देते और बाकी शायद लोगों उन्हीं को। की हाँ, वजह से हाँ, हम लोग अपने चीजों में एनहांस करते हैं और अच्छा करने की और कोशिश अच्छा करते करने की हैं, कोशिश चीजों को और करते अच्छा बनाते हैं, सही। ये भी अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, हमारे साथ में जो है ये आज इंटरनेशनल डे के इस मौके पर जो है वो केक मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करें। हाँ जी, ये अंदर जो इसमें स्पंज डाला है वो वनीला हाँ। स्पंज है, नॉर्मल बेसिक स्पंज होता है, उसमें कैरेमल सॉस और कैरेमल क्रंच डाला हुआ है। सही, और- ये कौन सा केक है? ये वनीला ही कहलाया है, वनीला क्योंकि केक पूरा इसमें चॉकलेट का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ अच्छा, है। अच्छा, सही। तो लेकिन इसे- टॉपिंग बड़ी तो मजे ये की हुई है, टॉपिंग इसको जो है, ये जरा थोड़े दिखाएं फोकस फॉन्डेन करके, और ये बड़ा जबरदस्त सा ये केक जो है। कॉलर और ये जो बटन्स वगैरह ये सब फॉन्डेन के हैं। उसके अच्छा। ऊपर जो क्रम को जिसके ऊपर जो कोट हुआ हुआ प्लास्टर हुआ है, ये क्रीम है, इसमें हाँ। व्हाइट चॉकलेट है, हाँ। क्योंकि शेफ कोट ब्लैक या व्हाइट ही होता है। हाँ, तो वो सही। हमने व्हाइट कोट शो किया, हमने जो असल में बनाया वो व्हाइट कोट ही बनाया है केक को, हाँ। इसलिए हमने उससे उसको पूरा वो तैयार किया, फिर बाद में ये फॉन्डेन से हमने कॉलर हाँ और भाई, ये बटन देखें ना, वगैरह ये जो है। बड़ा जबरदस्त सा जो केक है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इंटरनेशनल शेफ डे पे ये हमारे शो में जो है अंजुम केक बना के लाई हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त सा केक है और मेरी तरफ से सारे जितने भी शेफ्स हैं ना उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा केक बनाते रहिए, अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिए और सर्व करते रहिए लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो भी खुश होते रहें। और इन लोगों की ना ये जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं ये लोग घर में ट्राई करते हैं और इन लोगों से बड़ा प्यार करते हैं। ये बताएं किरण, आप क्या बना के लेके आई? बड़े ज़बरदस्त सा जो है वो मैंने ये फ्रूट ट्राइफल बनाया हाँ, है और सही। फ्रूट ट्राइफल बेसिक सी रेसिपी है। इसका कस्टर्ड बनाया हमने, हाँ। कस्टर्ड के अंदर हमने थोड़ी सी क्रीम ऐड करी, हाँ, थोड़ा सा क्रीमी रिच सही। फ्लेवर देने के हाँ, लिए। हाँ। बेस में हमने इसमें स्पॉन्ज जो होता है इसमें वेनिला केक का वो, सही। और कुछ हमने बिस्किट्स ऐड किए हैं, फ्रूट्स हमने डाले हैं इसके फ्रूट्स अंदर। डाले हैं, यस। फिर हमने इसको टॉप कर दिया विद द क्रीम लेयर, ठीक है, और उस पर हमने जेली डाल दी। उस पे फिर ये आपने क्या चीज़ जेली डाली है। जेली के बगैर तो कस्टर्ड कहते हैं मजे का मजे लगता का ही है नहीं ना। बनता, बिल्कुल। जेली के बगैर कस्टर्ड का क्या फ़ायदा, कस्टर्ड मज़े का बनता नहीं है। तो जी ये हमारी शेफ्स हमारे साथ में मौजूद है और इतने मज़े की रेसिपीज़ की इससे पहले भी शो में जो है वो शेयर करते रहे। हम लोग जो है वो अब क्योंकि इंटरनेशनल शेफ़ डे है तो आज हम सोच रहे हैं कि केक भी काट लेते हैं। तो जी जनाब आ जाएँ जी आप लोग दोनों भी, और ये हम जो है वो केक कट करने जा रहे हैं। आप भी आ जाएँ तो हम लोग जो है मिल के आज तमाम शेफ्स को जो है वो ट्रिब्यूट भी दे देते हैं और हम लोग आ जाए जी। किरण आप भी आ जाएं, अंजुम आप भी आ जाएं। सो हियर वी आर कटिंग द केक ऑफ अंजुम ऑन इंटरनेशनल डे। ये तो जनाब ये क्लैपिंग कर ले जी, मेरे हाथ में तो ताली, ये मेरे हाथ में तो नाइफ है। तो ये जी हमने आज केक भी कट किया इंटरनेशनल डे पे एंड आई एम ट्राइंग कि किरण अगर आप इसको निकाल सके क्योंकि आई एम वेरी बैड इन इट कि ये जो है हाँ। तो जनाब ये आज हमने जो है वो केक भी कट किया है और गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं, और अगर गिर जाएगा तो नो इश्यूज़। तो जी ये लीजिए जी, आप दोनों को मेरी तरफ से थोड़ा सा मुंह मीठा कीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। ये जनाब देखें आज है इंटरनेशनल डे और शेफ़्स जो हैं ये हमारी सोसाइटी का बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। और ये लोग जो होते हैं ना, ये जब आपको खाने बना के दे रहे होते हैं, रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं, तो भाई बहुत सारे लोगों को घरों में बहुत फ़ायदा होता है। और जो लोग शादियां कर रहे होते हैं, नए नए जिनके रिश्ते हो रहे होते हैं, किरण उनकी कितनी हेल्प होती है बताएं? बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। सबा देखिए होता ये कि अब लोग ना अवेयरनेस, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अवेयरनेस आ चुकी है और वो घर की तरफ आते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि घर से जो आ रहा है ना वो हाइजेनिकली खाना बनकर आ रहा है, क्वांटिटी अच्छी है और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें खाने में इस्तेमाल हुए हैं वो वही हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। हाइजेनिक तरीके से खाना बन के आ रहा है, हाइजेनिक तो लोग बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको कुछ तो कहते हैं कि प्लीज बताइएगा भी नहीं कि ये आपने भेजा है, डब्बों पे स्टिकर नहीं लगाइएगा, वो अपने नाम से देते हैं। तो इससे बड़ी और क्या आपको जो है ना वो होगा, आपकी तारीफ होगी एक तरह से कि वो उस खाने को कह रहे हैं कि हमने खुद बनाया है। सही। तो ये बड़ी हेल्प हो जाती है खवातीन, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और कितना अच्छा लगता है अंजुम जब खवातीन आपको फीडबैक देती है कि भाई मेरी सास ने बड़ी तारीफ़ की, मेरे हस्बैंड ने बड़ी तारीफ़ की, मैंने अंजुम की रेसिपी या किरण की रेसिपी जो है वो शेयर की, तो कितना उस टाइम पे प्राउड फील हो रहा है ना। कैटरिंग की थी, किसी के घर दावत थी,
उनके साथ कोई मसला था तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरे कल मेहमान आ रहे हैं, हाँ। और जो है ना आप बना दें। उनके साथ कोई मसला था, वो काम नहीं कर पा रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे शामी कबाब और पुलाव वगैरह का बताया। हाँ। मैंने उनको बना के भेजा। फिर बाद में उनकी कॉल आई ना कि जो हमारे मेहमान है तो उनको पता ही नहीं चला कि मैंने तुमसे बनवाया या मैंने बनाया। कह रही बिल्कुल सेम वैसी रेसिपी थी जिस तरह हम लोग घरों में बनाते। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपकी भी इज्जत रही, मेरी भी रही, दोनों की रही, क्योंकि जाहिर उनके मेहमान तो पता नहीं कितने दिनों से उनका कहाँ तक खाना खा रहे होंगे ना, खाने होंगे, लेकिन वो कह लेंगे नहीं किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने मतलब बनवाया है तुमसे, मैंने नहीं बनाया। मैंने नहीं बनाया। अच्छा, मसला ये किरण जरा ये तो बताए ना कि वो कौन सी डिश होती है जिससे ससुराल वाले खुश हो जाते हैं अगर आप उन्हें बना के दे रहे तो? मीठा हो या कोई अर्जेंट डिश हो, या कौन सी ऐसी डिश होती है? हाँ, देखिए मीठा तो ऑफ कोर्स दिल जीतने वाली चीज़ होती है, और सबकी अपनी अपनी फैमिली में कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ खीर बड़े शौक से खाई जाती है। अच्छा, तो अगर खीर अगर कस्टमर्स के लिए भी बनेगी ना, तो वो एडिशनल बनेगी, क्योंकि वो एक बॉल घर के लिए निकलना जरूरी है। अब कल भी इस तरह से हुआ था कि मेरे पास एक खीर का ऑर्डर आया था, आपको याद होगा मैं कैरमल क्रंच एक दफा खीर लेकर बिल्कुल, और बहुत मजे की, और उसमें आपने फ्लावर्स भी जो है वो भी डाले हुए थे। बिल्कुल, वो मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई थी। वो जो आपने रेसिपी बताई थी ना, वो हमने ट्राई की थी एंड दैट वाज ग्रेट। तो वो जो है ना बड़ी आजकल फेमस हो रही है, और कस्टमर भी डिमांड करके मंगाते हैं। और मुझे कल बाकायदा मैसेज आया था कि दिस खीर वाज हिट इन आवर फैमिली। हाँ, तो वो अच्छा लगा मुझे सुनकर, और वो हमने फिर अपने घर के लिए भी बनाया। तो ये दिल जीतने के लिए ना मीठा जरूरी है। दिल जीतने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीठा खाना बड़ा जरूरी है। और ससुराल वालों का तो अगर आपने दिल जीतना है तो फिर आप मीठा ही बना लें अर्जेंटली, अगर वो आ रहे हैं तो मीठा जो है ना ये बड़ा जबरदस्त रहता है। अंजुम, आप बताएं आप कौन सी टिप शेयर कर रही हैं आज? मेरी फैमिली में मीठा का वो थोड़ा कम है क्योंकि डायबिटीज ज्यादा है। अच्छा। तो वो थोड़ा कम है, लेकिन जैसे अगर सर्दियां हैं तो वो आने से पहले कहते हैं भाभी पाया जरूर बनाइएगा, हमने हमने पाए खाने, आप पाए जरूर बनाइएगा। पाए जरूर बनाइएगा। अच्छा जी, ये जो पाए है ना, ये पाए का सीजन है, और आज क्योंकि इंटरनेशनल शेफ डे है और हम कर रहे हैं सारी बातें ढेर सारी, तो मैं रेसिपीज जो है वो अगर झटपट आप बता सके पाए की रेसिपी, तो जो बताएं आप पाए कैसे बन सकते हैं? पाए तो ये कि पाए को लाके आप साफ करके धो बोलेंगे तो सभी को पता होता है। उसके बाद आप उसको ना उसमें लहसुन, अदरक और प्याज और खड़े गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के उसको पहले गला लेती हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर उसका मसाला तैयार करती हूँ। तो मसाले में से दही या गरम मसाले, बाकी जो बेसिक मसाले आते हैं, वो मसाला तैयार करके फिर उसमें से बोटियाँ निकाल के उसमें भूनती हूँ उसको। उसके बाद फिर वो जो हड्डियाँ अलग होती, फिर वो सब डाल के, फिर जो उनकी ही यखनी निकला हुआ होता है, जब हम गोश्त गला रहे होते पाए को, वो डाल के फिर वो उसमें जो हरे मसाले वसाले डलते हो डल के, मतलब शॉर्ट रेसिपी ऐसी होगी, दम लगा देते हैं और उसके बाद पाए तैयार हो जाते हैं। सही। तो आज आप लोग अपने अपने घरों में क्या खिला रहे हैं अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि आज तो आप लोगों से फरमाइश होगी है ना? आज हम लोग मेहमान, आज वो लोग खिलाएंगे। अच्छा। और क्या, हम तो रोज खिला रहे हैं। किरण शायद आज भी बनाएंगे। मैंने आज बारबेक्यू बनाना है। अच्छा। में सीख कबाब बनेंगे बीफ के, और साथ में चिकन का कोरमा बनेगा। साथ में चिकन का कोरमा बनेगा। चलिए जी, शेफ्स जो है वो जिस तरह अंजुम कह रही है ना कि आज तो इनकी छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन आज अंजुम की छुट्टी है आज घर में, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। चलिए जी, अंजुम के घर में जो भी देख रहे हैं प्लीज आप इन दोनों को सरप्राइज दें और इन दोनों को जो है वो आप खाना खिलाएं। लेकिन किरण ने अभी से बता दिया कि आज उन्होंने बारबेक्यू बनाना है, सीख कबाब बनाने। चलिए जी, बेस्ट विशेस आप दोनों को बहुत सारी, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है, और ये हमारे शेफ्स जो हैं हमारे लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं। ये सेलिब्रिटीज़ भी हैं और लोग इनको फॉलो भी करते हैं, तो इनकी रेसिपीज़ ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और जो केक की बताई है किरण ने, अंजुम ने जो बताई है रेसिपीज़, ये आपने फॉलो करनी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।